हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉमर्स नेट IQ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुत ही कंट्रोवर्शियल मैटर के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ कि क्या हमें UGC नेट के पेपर के अंदर गैस वर्क करना चाहिए और अगर हाँ तो गैस वर्क कैसे करना है, क्या है गैस वर्क करने के सीक्रेट ट्रिक्स। तो इस बात के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के ऊपर। कैसे गैस करना है, तुक्का कैसे लगाना है, इस सारी चीज़ के ऊपर मैं एक सीक्रेट ट्रिक लेके आई हूँ और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी इससे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन नहीं भी आता है एग्ज़ाम के अंदर या कुछ ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाती है यहाँ जहाँ पर आपको क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, आपने कभी देखा नहीं है उसको, कभी पढ़ा नहीं है आपने, या फिर हो सकता है कि आप ऑप्शंस के अंदर इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपने कौन से आंसर को मार्क करना है, तो वहाँ पर आपको गैस वर्क करना ही पड़ता है। और जैसा कि आपको पता है कि UGC नेट के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम गैस वर्क कर भी सकते हैं, हमारा कुछ लॉस नहीं होने वाला है। हो सकता है कि वो हमारा आंसर जो है सही हो जाए तो हमें उस चीज़ के 2 मार्क्स मिल सकते हैं। तो तुक्का हमने ऐसे ही नहीं लगा लेना है कि किसी भी रैंडम आंसर को हमने क्लिक कर दिया तो वो हमारा गैस लग गया। नहीं, गैस भी जो लगाना है बहुत ही नॉलेजेबल गैस होना चाहिए और अपनी जितनी भी पढ़ाई उसके आसपास के टॉपिक की करी है आपने, तो वो सारी चीज़ों को रिमाइंड करने के बाद आपने गैस वर्क करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस आगे भी मिलती रहें और जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और अब आपको ऐसे ट्रिक्स जानने बहुत ही ज़रूरी हैं। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पता चले। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। का जो गैस वर्क है वो कैसे लगाना है और किस तरीके से उसके अंदर आपने गैस लगाने हैं, तो उसका मैं आपको सारा प्रोसीजर आज समझाने वाली हूँ कि गैस आपने एग्जैक्टली लगाना कैसे है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने फर्स्ट ट्रिक के साथ। तो फर्स्ट ट्रिक यही है कि सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल गया तो आपने क्वेश्चन पेपर को 3 शिफ्ट्स के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करनी है कि 3 शिफ्ट्स में आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। तो वो 3 शिफ्ट के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले आपने 150 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके पेपर 1 के होते हैं एंड 100 क्वेश्चन जो है आपके पेपर 2 के होते हैं। कईयों का पेपर 1 अच्छा है, कईयों का पेपर 2 अच्छा है, कईयों का प्रैक्टिकल पार्ट अच्छा है और कईयों का थ्योरी पार्ट अच्छा है। कई बार क्या होता है कि पेपर 2 के अंदर कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हमारी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं होती है। कई बार पेपर 1 के टॉपिक कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमारी ग्रिप अच्छी नहीं होती है कुछ टॉपिक्स के ऊपर। तो आपको सबसे पहले अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ जो है वो आइडेंटिफाई करने होंगे और अब तक आई होप कि बहुत ही अच्छी तरह से आपको पता चल गया होगा कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं और कौन से वीक एरियाज़ हैं और आपको उनके ऊपर कैसे काम करना है। तो ये चीज़ें तो हो गई आपकी इंडिविजुअल की। हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी स्पेसिफिक हो सकती है, किसी का कोई एरिया स्ट्रांग है और किसी का कोई एरिया वीक है। तो सबसे पहले तो आपने उस हिसाब से अपनी इंडिविजुअल प्रेफरेंस के हिसाब से अपने क्वेश्चन पेपर को 3 शिफ्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। तो 150 क्वेश्चन को आपने इस तरीके से डिवाइड करना है कि सबसे पहले आपने करना है मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट। जो भी आपको लगता है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस जो हैं ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल अच्छे से आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में तो किसी भी तरीके की आप लर्निंग नहीं कर सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता। कॉम्प्रीहेंशन या तो आपको आता है या फिर नहीं आता। उसके अंदर आप नॉलेजेबल गैस नहीं लगा सकते, उसके अंदर आप अपनी किसी भी तरह का तुक्का नहीं लगा सकते। तो अगर आपके ऐसे एरिया जो है वो स्ट्रांग है तो सबसे पहले DI और कॉम्प्रीहेंशन को कर दीजिए ताकि आप अपने जो 10 मार्क्स हैं DI में से और 10 मार्क्स हैं कॉम्प्रीहेंशन में से वो पक्के कर लें। तो अगर आपके ये 20 मार्क्स पक्के हो जाते हैं तो आप एक सेफ़र साइड पे हो जाते हैं पेपर के शुरुआत के अंदर ही, क्योंकि शुरुआत के अंदर आपको वो चीज़ें कर लेनी चाहिए जो आपको बिल्कुल अच्छे से आती हैं ताकि आपके उतने मार्क्स जो है वो पक्के हो जाएं।
अगर आप मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट को भी बाद में करेंगे तो आप जब पेपर का एंड का टाइम चल रहा होता है तो उस टाइम माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि एक तो आप इतना बड़ा एग्ज़ाम दे रहे हैं, दूसरी बात कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, वो ऑब्वियसली जो है वो प्रेशराइज करता ही है आपको। तो सबसे पहले तो ईजीएस्ट चीज़ को करके आप एक सेफ़र साइड पे हो जाइए, तो कि एटलीस्ट आपको ये पता हो कि आपको जितना अच्छे से आता था वो आपने कर लिया है और आपके इतने मार्क्स तो पक्के हो गए हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर है वो है कि उसके बाद क्वेश्चन पेपर का वो पार्ट आपने उठाना है जो आपको लगता है कि मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब कि आपको थोड़ा सा उसको पढ़ने की ज़रूरत है, मतलब आपका ईजीएस्ट पार्ट हो गया तो वो आपने एक साइड पे कर दिया। जब आपका क्वेश्चन पेपर जब आपको शो होता है तो उसके एक साइड में आपको वो सारा शो होता है कि कितने क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं और कितने क्वेश्चन आपके बाकी हैं। उसके बाद आप जो क्वेश्चन आपको अनअटेम्प्टेड वो शो कर रहा है तो आप उसको एक एक करके क्लिक करते जाइए और पढ़ते जाइए। अगर आपको उसके क्वेश्चन को ऑप्शंस को एक या दो बार पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप ऐसे क्वेश्चंस को उठाइए। उनको कंप्लीट करने के बाद आप आ जाइए तीसरे लेवल पे। तीसरे लेवल पे क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता है। तो ये बात आपने बिल्कुल इस चीज़ को देखकर घबराना नहीं है। मान लो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसको आपने कभी देखा नहीं है, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा आ गया जो शायद थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, थर्ड क्वेश्चन भी। तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है। पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है या फिर पेपर का लेवल है, मान लीजिए वो इस हिसाब से सेट करते हैं कि आपसे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना हो, क्योंकि देश की इतनी बड़ी एजेंसी है वो अगर आपको पेपर दे रही है, ऐसा पेपर दे रही है जिसमें से 100 में से सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चे उन्होंने सिलेक्ट करने हैं, तो वो पेपर का लेवल इस तरह का नहीं डालेंगे कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको ईजिली। तो अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखता है जिसके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है तो वहाँ पर घबराने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप तीसरी शिफ्ट है, ये मतलब आपकी तीसरी शिफ्ट है जिसमें आप हार्ड क्वेश्चंस को लगा रहे हो, तो उस तीसरी शिफ्ट में आपको गेस वर्क करना पड़े तो उसके क्या क्या आपके सीक्रेट टिप्स हो सकते हैं, तो वो मैं आपको इसमें बताती हूँ कि लास्ट वाली शिफ्ट में जो आपने करना है वो कैसे करना है। अब यहाँ पर जिस क्वेश्चन के बारे में आपको आइडिया ही नहीं है वहाँ पर तो आपको गेस वर्क ही करना पड़ेगा, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी रैंडम गैस नहीं लगाना है। अगर गैस लगाना है तो उसके भी कुछ तरीके हैं, तो वो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 1 का आपका कुछ टॉपिक है या पेपर 2 में से मान लीजिए यूनिट नंबर 1 है आपकी बिजनेस इन्वायरमेंट। हो सकता है बिजनेस इन्वायरमेंट का आपको कुछ टॉपिक पूछ ले, बिजनेस इन्वायरमेंट के टाइप्स पूछ ले, लेकिन आपने टाइप्स तो पढ़े नहीं है। हो सकता है आपने बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में कुछ पढ़ा होगा, तो अगर आप उस हिसाब से उसके ऊपर गैस लगा सकते हैं कि इस चीज़ के आसपास की मैंने चीज़ पढ़ी हुई है, तो उस हिसाब से अगर आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में कुछ इस तरह के कीवर्ड दिए होते हैं कि आपको वो कीवर्ड्स को मैच करना होता है किसी क्लोजेस्ट ऑप्शंस के साथ। जैसे इंडियन लॉजिक में ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं, क्योंकि हिंदी में कई बार पढ़ के हमें पता चल जाता है कि ये किस तरीके किस में बात कर लेते हैं। तो इंडियन लॉजिक वाले क्वेश्चन जो है इस ट्रिक्स के बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, रिसर्च के हो सकते हैं, क्योंकि रिसर्च की टाइप्स में से क्वेश्चन आता है हमेशा। तो रिसर्च की टाइप्स जो है वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कीवर्ड से ही होते हैं। मान लीजिए आपको बोला है कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप। अगर आपका क्वेश्चन ये बोल दे कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है और मैनिपुलेशन हो रही है, तो वहाँ पर आप आंखें बंद करके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जो है वो आंसर टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉज एंड इफेक्ट है वो हमारे लिए क्या है, कीवर्ड। तो ऐसे ही कीवर्ड आपने वहाँ पर देखने की कोशिश करनी है कि अगर हमें क्वेश्चन के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो क्या कोई कीवर्ड हमें दिख रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आपको लग रहा है कि इफ़ वी कैन फाइंड वन राइट ऑप्शन देन फाइंड आउट द ऑप्शन विच हैज़ नो वेयर रिलेटेड टू द क्वेश्चन एंड हैज़ लेस पॉसिबिलिटी। तो देखिए इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन के मान लीजिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं या 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आपको एग्जैक्टली ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है, मान लीजिए आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वी नीड द राइट ऑप्शन, तो हमें ये देखना होगा कि उसका कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हम इसके लिए अपनी पिछले एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप आपने बताना है। तो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप मान लीजिए आपसे पूछा गया है और ऑप्शन में आपको दिया गया है हिस्टोरिकल रिसर्च।
तो देखिए, हिस्टोरिकल रिसर्च सबसे पहले तो एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो हमें कॉज एंड इफेक्ट कहाँ से पता चलेगा? किसी क्वांटिटेटिव रिसर्च से पता चलेगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, हिस्ट्री की स्टडी करके हम कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं विद मैनिपुलेशन, क्योंकि अगर मैनिपुलेशन ही आपको दे दिया तो हिस्ट्री को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है? तो इसलिए ऐसे चीज़ को एलिमिनेट, इसका मतलब हिस्टोरिकल तो उस क्वेश्चन का आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। तो हिस्टोरिकल आपका ख़त्म हो गया। तो अब ऑप्शन बचे 3 में से भी अगर पहले पॉसिबिलिटी थी 25% की सारे ऑप्शन की, तो अब हो गई है वो उससे कम। अगर मान लीजिए आपने किसी भी तरीके से एक और ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो आपके बचे हुए ऑप्शंस में हो जाएगी 50-50 की प्रोबेबिलिटी। तो उसमें भी किसी तरह से हो सकता है आप एक नॉलेजेबल गैस लगाकर उसमें से भी एक राइट ऑप्शन, एक मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो निकाल लें और उसका वो आपका सही हो जाए। तो ये है आपका दूसरा ट्रिक। तीसरा ट्रिक आपका ये है कि एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करना है। तो मान लीजिए अगर आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए बी या ए या बी, दूसरा आपको ऑप्शन दिया गया है बी सी, तीसरा आपको ऑप्शन दिया गया है ए बी सी, और तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव सबसे पहले तो कई बार क्या होता है कि मोस्टली ऑल ऑफ द अबव जो है वो ही सही होता है 70% to 80% ऑफ केसेस में। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसमें वो कन्फ्यूज़न डालने के लिए वो कह देते हैं कि ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए पिछली ट्रिक पे हम अगर फोकस करें तो आपने देख लिया कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन नहीं हो सकता, लेकिन ऑप्शन में हमें सारे ऑप्शन में बी दिया हुआ है। तो आपने अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि सी नहीं हो सकता, इसका सी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ना ही ये ऑप्शन होगा, ना ही ये होगा और ना ही ये होगा, तो आपको आपका आंसर मिल गया विच इज़ ए ऑप्शन। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ये है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड अगर आपको एक ऑप्शन पता चल गया तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, तो आपको उसका राइट आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो मैच एंड कॉलम इससे अच्छे से हो सकते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड तो इससे नहीं हो सकते। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस डाले होते हैं लेकिन होता उसमें कुछ नहीं है। एलिमिनेशन से 90% जो आपका क्वेश्चंस हैं, 90% क्वेश्चन पेपर आपका इस एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व हो सकता है। और बहुत ही मैंने टॉपर्स के जो इंटरव्यूज़ भी सुने हैं, जो टॉपर्स को मैंने पूछा भी है पर्सनली, तो वो जो मेथड यूज़ करते हैं वो एलिमिनेशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड बहुत ही सक्सेसफुल है टॉपर्स का अगर आप पूछें तो। उसके बाद अगला ऑप्शन भी यही कह रहा है कि अगर किसी ऑप्शंस में आपको लग रहा है ऑल ऑफ अबव लिखा है तो 70 to 80% तो उसका वही आंसर होता है ऑल ऑफ द अबव। लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन को एक बार ही पढ़ना है, हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए वो डाला गया हो। उसके बाद अगर क्वेश्चन के बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, कई बार क्या होता है आप ऑप्शन दिए होते हैं, क्या इसका आंसर है ए ओनली, क्या इसका आंसर है ए बी, क्या इसका आंसर है सी या ए बी सी, मतलब इस तरीके के ऑप्शन डाले होते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसके लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जिसके बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं तो वो आप करिए सबसे लास्ट में। अगर आपको उसमें गैस वर्क लगाने की भी ज़रूरत पड़ी तो ये अबव टेक्निक्स जो हैं इससे आप उसको गैस वर्क के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा ये थी आपकी ट्रिक जो आपने लगानी है गैस वर्क करते टाइम, कि गैस वर्क भी बहुत ही आपका ऑथेंटिक अप्रोप्रिएट गैस होना चाहिए जिससे आपको वो 2 मार्क्स जो है वो खोने ना पड़े। हो सकता है वो 2 मार्क्स आपको मिल जाए और वो 1 या 2 मार्क्स की वजह से मैं नहीं चाहती कि आपका नेट या जेआरएफ रह जाए। और इन ट्रिक्स के साथ आप फर्स्ट अटैम्प्ट में बिल्कुल नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ना तो है, ज़्यादा पढ़ना, कई बच्चों को लगता है कि सिर्फ ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है। ज़्यादा पढ़ना तो है, लेकिन वहाँ पर एग्ज़ाम वाले दिन आपका माइंड सेट क्या है या किस इन्वायरमेंट के अंदर आप काम कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है आपकी जो परफॉर्मेंस है उस टाइम। क्योंकि मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने 1 ईयर तक तैयारी की है, 1.5 ईयर तक तैयारी की है, लेकिन जो उनका माइंडसेट था एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग द एग्ज़ाम, तब उनका माइंडसेट जो था वो सही नहीं था, माइंड डाइवर्ट हुआ बहुत जगह और पेपर को करने का सही तरीका नहीं था उनके पास, जिनकी वजह से उनका नेट जेआरएफ जो है वो 1 या 2 क्वेश्चन से भी रह जाता है। तो ये मैं नहीं चाहती कि ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हों। तो इन ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका गैस वर्क भी बिल्कुल काम करेगा। तो
ऑल द बेस्ट। आप तैयारी जो भी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उनको रिज़ल्ट के लिए ऑल द बेस्ट, और जिनका हो रहा है या कल है या परसों है उनको और भी ज़्यादा ऑल द बेस्ट। अपना बेस्ट दीजिएगा और ज़रूर आप क्लियर कर लेंगे। सो मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।